दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। आज दो खबरों पर आपसे बात होगी। सबसे पहले वसीम रिजवी को लेकर और दूसरी खबर सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले वसीम रिजवी की बात करते हैं। उन्होंने कुरान की आयतों को लेकर जो रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और मीडिया में जो बयान दिया है उस पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आई हैं। उन्हीं में एक प्रतिक्रिया है कि वसीम चले हैं सलमान रुश्दी की राह पर। अब सलमान रुश्दी कौन है? वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं सलमान रुश्दी को, लेकिन हो सकता है कि बहुत से नौजवान साथी जो हैं वो नहीं जानते हो सलमान रुश्दी के बारे में। तो थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि सलमान रुश्दी भारतीय मूल के एक अंग्रेज़ी राइटर हैं, लंदन में रहते हैं वो, और उन्होंने लगभग 30-32 साल पहले एक नावल द सर्टेनिक वर्सेस के नाम से लिखा था, जिसमें मुसलमानों के प्रॉफिट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखा गया था। उस पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी और काफ़ी विरोध हुआ था, बल्कि इस्लामी देशों के कई रहनुमाओं ने तो उनके खिलाफ उनको कत्ल करने के लिए फतवा तक जारी कर दिया गया था, जिस पर उनको काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह मिल गई थी और वो अब सिक्योरिटी के बीच में रहे थे। कीमत ये बतानी है कि उलेमा या मौलानाओं ने अभी तक कोई उनके ऊपर फतवा जारी नहीं किया। अगर इसमें का कोई फतवा जारी हो जाता तो वसीम रिजवी यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो जाते, क्योंकि उनका मकसद ही सिर्फ ये है कि उनको वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल जाए, वो और ज़्यादा फेमस हो जाए। जिस तरह से सलमान रुश्दी पर फतवा जारी हुआ था, पहले सलमान रुश्दी को कौन जानता था, लेकिन जिस वक्त उनके ऊपर फतवा जारी हुआ और वो सब कुछ हुआ तो उन्होंने इसमें की उल्टी सीधी उन्होंने हरकतें करी। जब कुछ लिखा था इसमें अपनी किताब में तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, पूरी दुनिया में उनके नाम हो गए थे। इसी तरह बांग्लादेश की एक राइटर हैं, वो उनके ऊपर भी इस टाइप के कुछ रह गए थे कि आरोप, उन्होंने भी कुछ लिखा था अपनी किताब में। खैर बहरहाल उन्होंने तो इतना कुछ ज़्यादा सख्त नहीं था उनकी किताब में, लेकिन सलमान रुश्दी ने जो लिखा था वो बहुत सख्त लिखा था। दोस्तों, वसीम रिजवी के इस बयान पर सुन्नी शिया सभी मसलकों के उलेमा ने उनके बयान का कंडम करते हुए कहा कि जब तक दुनिया में आखिरी एक मुसलमान के शरीर पर सर बाकी रहेगा तब तक वसीम का ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। और भी बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अगर मैं सब बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये शुक्र मनाइए कि अभी तक हिंदुस्तान के किसी मौलाना ने या किसी उलेमा ने कोई ऐसा फतवा जारी नहीं किया जिस तरह से रुश्दी के ऊपर फतवे जारी हुए थे। अगर ऐसा कोई फतवा जारी होता तो यकीनन वसीम रिजवी अपने मकसद में कामयाब हो जाते, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि इस टाइप के बयान देकर नफ़रत फैलाई जाए आपस में और उनको वाई श्रेणी की, जेड श्रेणी की सिक्योरिटी मिल जाए और वो आराम से रहें। पैसे की तो कोई कमी उनके पास में है नहीं, क्योंकि पिछली सरकार में, सपा सरकार में, वो वक्फ मंत्री आदम खां के बहुत करीबी थे और उत्तर प्रदेश, जो कि आप जानते हैं कि आधे से ज़्यादा वक्फ की जायदाद ज़मीनों के ऊपर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगभग 50% जो हिस्सा है वो वक्फ की जायदादों का है और वक्फ की जायदादों का उनको सेक्रेटरी चेयरमैन बनाया गया था और उन्होंने उस वक्त जो कुछ जरूर हरकतें की थी उनके जो भी कुछ कई कार्यकाल में, वो सब जानते हैं। और लेकिन वो तो खैर एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि इस वक्त जो उन्होंने ये बयान जो जारी किया है वो क्यों जारी किया है। दरअसल सपा सरकार में उन्होंने जो घोटाले या जो भी कुछ किए उस टाइम के अंदर, तो वो सरकार के निशाने पर थे। और जिस तरह से योगी सरकार आने के बाद में और दूसरे उन तमाम घोटालेबाजों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने उल्टे सीधे कार्य किए थे, कि उसमें नंबर वसीम रिजवी का भी लगने वाला था। लेकिन उन्होंने सरकार पलटते ही पैंतरा बदल दिया, अपने आप को बदल दिया और एंटी मुस्लिम बयान देना शुरू कर दिए, जबकि वो खुद मुसलमान है लेकिन एंटी मुस्लिम बयान देना शुरू कर दिए। और इसलिए एंटी मुस्लिम बयान देना शुरू किए ताकि सरकार शायद उनके इस कथन से या उनकी इस हरकत से या उनके इन बयानों से खुश हो जाए और जो उनके ऊपर शिकंजा कसने वाला है वो ढीला पड़ जाए। बहरहाल शायद शिकंजा तो थोड़ा बहुत ढीला पड़ा भी है, क्योंकि अभी तक वसीम रिजवी पर कोई ऐसी खास कार्रवाई नहीं हुई, जांच बैठी हुई है उनके ऊपर। लेकिन जांच कब तक चलेगी ये भी मुद्दा है कि वो कब तक आगे जांच चलेगी, क्योंकि औरों पे तो जांच भी बैठ गई, उसके रिजल्ट भी निकल आए, उनको सजाएं भी हो गई, जेल भी चले गए। लेकिन इनकी जांच कब पूरी होगी? जो इन्होंने घोटाले किए हैं ये कब जेल जाएंगे? तो ये सब जो हरकतें कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो लोग भी कह रहे हैं कि जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए मुस्लिम संगठन चला रहे हैं, उन लोगों का भी कहना यह है कि उन्होंने ये सब हरकतें इसलिए करी हैं ताकि नफ़रत की राजनीति हो, नफ़रत फैले यहाँ पर और वो एक जेड सिक्योरिटी या वाई सिक्योरिटी की श्रेणी की सुरक्षा लेकर आराम से यहाँ पर बैठ जाए। खैर, उनका बयान तो अब सार्वजनिक हो चुका है। अब देखना यह है, और उन्होंने रिट भी करी है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना यह है कि इसमें सरकार और कोर्ट क्या निर्णय लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन ज़्यादातर जनता को ये उम्मीद है कि उनकी इस बकवास रिट के ऊपर कोर्ट कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जिससे कि हिंदुस्तान की यकजहती का माहौल ख़राब हो। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, अखिलेश यादव को लेकर खबर पढ़ी और सुनी होगी कि 11 मार्च को मुरादाबाद के हॉलीडे रीजेंसी होटल में पत्रकारों के साथ में जो उनके बाउंसरों ने अभद्र व्यवहार किया, और अभद्र व्यवहार ही नहीं किया बल्कि एक दो पत्रकारों को तो बुरी तरह से ज़ख्मी किया है, जो कि अभी तक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उनका इलाज चल रहा है। वहाँ पर टांगें टूटी हैं एक पत्रकार की, उनके पेट में बाउंसरों ने घूंसे मारे हैं, शायद आत्मा भी बर्स्ट हुई है, और कुछ पत्रकार और भी जख्मी है जो वहाँ पर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अखिलेश यादव जैसे शख्स की, अखिलेश यादव जैसे नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्यों हुआ जो पत्रकारों ने इस तरह से किया? क्या किसी से सवाल पूछना, किसी नेता से सवाल, जायज़ सवाल पूछना कोई जुर्म है? या पत्रकारिता का पेशा करना ही लोग छोड़ दें, या ये चाहते हैं लोग कि पत्रकारिता से हटकर कोई और काम करें ताकि ये बिल्कुल या पत्रकार ऐसी हिम्मत ही नहीं दिखाएं या ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं जिससे कि नेता को या अधिकारी को बुरा लगे। उस पत्रकार का सिर्फ इतना ही कसूर था कि उसने ऐसा सवाल पूछ लिया था कि जिसका जवाब अगर अखिलेश को नहीं देना था तो वो चुपचाप रहते, लेकिन उनके बाउंसरों ने उनके पत्रकारों के साथ में जो प्रतिक्रियाएँ की वो बहुत गलत थी, अमानवीय थी। उसका सभी को कंडम करना चाहिए और किया भी कंडम लोगों ने। लेकिन चूंकि पत्रकार एक मुनज़्ज़िम नहीं है, ये अलग अलग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। जिस तरह से इस्लाम 72 फ़िरक़ों में बटा हुआ है, इस तरह से पत्रकार 7200 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। 7200 फ़िरक़ों का मतलब ये है कि अलग अलग चैनल के अधीन काम करते हैं, अलग अलग अखबारों के अधीन काम करते हैं, उनकी पॉलिसियाँ अलग हैं। कोई बीजेपी के साथ है, कोई सपा के साथ है, कोई बसपा के साथ है। तो मान लीजिए कि अगर सपा के विरोधियों ने अखिलेश की अगली सभा का बाइकाट भी किया तो जो सपा के समर्थक पत्रकार हैं वो वहाँ पर पहुँच गए, तो वो तो खैर मुद्दा एक अलग है। लेकिन सवाल ये है कि इस टाइप की हरकतें जो पत्रकारों के साथ में होती हैं, अगर होती रहेंगी, ये जब तक नहीं रुकेंगी, जब तक इनका सब मिलकर विरोध नहीं करेंगे और एकजुटता का सबूत नहीं देंगे, तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव फिर 11 तारीख मुरादाबाद और 12 तारीख को रामपुर में थे कि उन्होंने अपने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रामपुर और मुरादाबाद से शुरुआत क्यों की? वो उन्होंने इसलिए शुरुआत की ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साध सके। मैं आपको यहाँ बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खां का एक बड़ा दबदबा रहा है, बड़ा वर्चस्व रहा है, और यहाँ की अधिकतर सीटें जिताने में आजम खां का महत्वपूर्ण रोल रहता था। लेकिन आजम खां चूँकि पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं और कब आए ये भी नहीं मालूम है, तो अखिलेश को लगा कि अब चुनाव नज़दीक आ गया है और कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की जनता जो आजम खां की वजह से सपा में जुड़ी हुई है वो अखिलेश के ना आने से नाराज़ हो जाए और सपा का दामन छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थाम ले। इसलिए उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई कि अगर आजम खां नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सपा का मुखिया तुम्हारे साथ हूँ। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों को साधने की उनकी एक कोशिश है। लोग ये कहते हैं, मैं भी ये कहता हूँ कि आजम खां से हमदर्दी उनके साथ में ना कल थी और ना आज है। ये बात खाली कहने से नहीं बल्कि बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि आजम खां को 1 साल जेल गए हुए हो गया और उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं की, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किए, सपा के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर नहीं उतारा, किसी जगह पर कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया जिससे कि लगे कि हाँ वो इस सरकार की हरकत से नाराज़ हैं या कुछ वो है। खाली 1-2 बयान दे देने से ऐसा नहीं होता है कि जिस नेता को इतना बड़ा नेता मान रहे हों। बहरहाल अखिलेश ने उम्मीद जताई है कि 2022 में उनकी सरकार बनेगी और रामपुर में वो अपनी जनसभा में ये कहते भी नहीं भूले कि अब समाजवादियों पर हमले होंगे। और मुरादाबाद में उनके बाउंसरों ने जो पत्रकार को पीटा था, अब उन्होंने उस तरफ को कन्वर्ट कर दिया कि पत्रकारों द्वारा भी हमले कराए जाएंगे। यानी मुरादाबाद में जो कुछ हुआ वो उनके बाउंसरों की गलती नहीं थी, बल्कि ये विरोधी दलों के भेजे हुए लोग थे जो हमलावर थे, जो पत्रकारों की शक्ल में वहाँ पर थे। ये सुनिए, उन्होंने खुद कहा है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर, आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट ना पहुंच पाए, वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम ना निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके इशारे पर किया है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये हमले बंद नहीं होंगे चुनाव तक।
समाजवादियों को तैयार रहना पड़ेगा ऐसे हम लोग पर मुकाबला करने का। और अब तो दिन नहीं बचे, 300 ही दिन तो बचे हैं चुनाव के। 300 चुनाव के दिन 300 दिन से ज्यादा नहीं है। और अगर बरसात का महीना निकाल दो, बरसात का 1 महीना निकाल दो, पंचायत के चुनाव के 2 महीने निकाल दो, 3 महीने निकाल दो, तो बताओ कितने दिन बचे हैं। इसलिए दिन भी कम बचे हैं। दोस्तों, मैं आरिफ खान हमेशा इसी प्रकार की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ाएं, सहयोग करें। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि कुछ और नया लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।